नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की। एक तरह से रीढ़ की हड्डी डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हमारे पास देखिए कुछ सामग्री है जो डीआरडीओ भारत की रक्षा शक्ति शीर्षक वाले एक दस्तावेज से ली गई है। ये कुछ नोट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं जो इस संगठन की कहानी बताते हैं। तो आज हमारा इरादा है कि इन बिंदुओं को थोड़ा खंगालें और समझें कि भाई डीआरडीओ कैसे शुरू हुआ, इसने क्या-क्या हासिल किया है और आज भारत की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस अहम संगठन की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताता है। शुरुआत करते हैं इसकी नींव से। सामग्री बताती है कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, रक्षा मंत्रालय के तहत। सुनने में ये एक सामान्य सरकारी गठन जैसा लगता है, पर इसके पीछे असल मकसद क्या था? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ हथियार बनाना नहीं था। असल मकसद था भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट। अब सोचिए 1958 का वो दौर, दुनिया शीत युद्ध में बटी हुई थी, तकनीक के लिए बड़ी शक्तियों पर निर्भर रहना आम बात थी। तो सामग्री इशारा करती है कि भारत ने शुरू से ही कोशिश की कि इस निर्भरता से बचा जाए। डीआरडीओ उसी सोच का, आप कह सकती हैं, नतीजा था। आत्मनिर्भरता, अच्छा, मतलब अपनी रक्षा की चाबी अपने हाथ में रखना। 1958 के हिसाब से तो ये काफी बड़ी और दूर की सोच लगती है ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि हम किसी से तकनीक लेंगे ही नहीं, ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ शून्य से शुरू करें। मतलब होता है तकनीक को समझना, उसे अपनाना, उसमें सुधार करना और फिर अंत में अपनी जरूरत के हिसाब से खुद ही विकसित करने की क्षमता हासिल करना। स्रोत के अनुसार ये भारत की सामरिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की खोज का एक बहुत अहम हिस्सा था। सामरिक स्वायत्तता? हाँ, मतलब अपनी विदेश और रक्षा नीतियां बिना किसी बाहरी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करने की क्षमता। और जाहिर है, जब आप अपनी रक्षा तकनीक खुद बनाते हैं तो आप पर किसी बाहरी देश का दबदबा कम हो जाता है। समझ गया। तो ये सिर्फ फौजी साजो सामान बनाने से कहीं ज्यादा गहरा मामला था, एक रणनीतिक कदम। अच्छा, अब जरा इसकी कुछ ठोस उपलब्धियों पर आते हैं। स्रोत में जिक्र है मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या हम कुछ खास उदाहरण देख सकते हैं जो स्रोत में दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। सामग्री डीआरडीओ के कुछ सबसे प्रभावशाली कार्यक्रमों पर रोशनी डालती है। सबसे पहले तो मिसाइल कार्यक्रम का जिक्र आता है, खासकर अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला। ये भारत की सामरिक निवारण क्षमता, मतलब स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस, उसके आधार स्तंभ है। सामरिक निवारण क्षमता, इसे थोड़ा और समझाएंगी? इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ऐसी फौजी ताकत विकसित करना जिससे कोई संभावित दुश्मन आप पर हमला करने से पहले कई बार सोचें। उसे ये पता हो कि अगर उसने हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पलटवार करने की मजबूत ताकत है। अग्नि जैसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, दूर के ठिकानों को निशाना बना सकती है। ये मुख्य रूप से निवारण के लिए है। वहीं पृथ्वी जो है वो छोटी दूरी की टैक्टिकल मिसाइल है, उसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। सामग्री ये बताती है कि इन मिसाइलों ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल कर दिया जिनके पास ऐसी एडवांस्ड मिसाइल तकनीक थी। और स्रोत इस बात पर कितना जोर देता है कि ये स्वदेशी थी। क्या ये पूरी तरह भारत में बनी थी? मतलब पूरी तरह से? स्रोत ये साफ डरता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP, जिसके तहत ये मिसाइलें बनी, उसका मुख्य लक्ष्य ही आत्मनिर्भरता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चला था और इसने अलग अलग तरह की मिसाइलों को स्वदेशी रूप से विकसित करने पर ही ध्यान केंद्रित किया। हाँ, बेशक शुरुआत में कुछ तकनीक शायद बाहर से ली गई होगी, लेकिन उसे समझना, भारत में बनाना और फिर उसे बेहतर बनाना, वही असली उपलब्धि थी। सही कहा। मिसाइलों के बाद स्रोत हमें हवाई ताकत की ओर ले जाता है। तेजस लड़ाकू विमान का जिक्र है, इसके बारे में क्या खास बताया गया है? सर, तेजस एक हल्का, सुपरसोनिक, मतलब आवाज से तेज और कई तरह की भूमिकाएं निभाने वाला लड़ाकू विमान है, मल्टी रोल। हाँ, इसे बनाने में काफी वक्त लगा और कई चुनौतियां भी आईं, ये बात सही है। लेकिन ये भारत की स्वदेशी वैमानिकी क्षमता यानी एरोनॉटिकल कैपेबिलिटी,
हवाई जहाज डिजाइन और निर्माण करने की काबिलियत उसमें एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि भारत अब जटिल एरोस्पेस प्लेटफॉर्म खुद बना सकता है। स्रोत इसे सिर्फ एक विमान नहीं मानता, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमता का प्रतीक मानता है। ये दिलचस्प है कि स्रोत चुनौतियों का भी संकेत देता है। मतलब ये रास्ता आसान नहीं था। खैर, हवा के बाद अब जमीन की बात करें। अर्जुन टैंक का भी उल्लेख है स्रोत में। हाँ, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक यानी मेन बैटल टैंक या MBT। इसे भारतीय सेना की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन के लिए। टैंक बनाना भी आप जानते हैं एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। उसमें भारी कवच, शक्तिशाली इंजन और एकदम सटीक फायरिंग सिस्टम का संतुलन साधना होता है। तो अर्जुन टैंक का विकास, जैसा कि स्रोत बताता है, जमीनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने और इस क्षेत्र में भी विदेशी निर्भरता कम करने की दिशा में एक अहम कदम था। तो हमने जमीन और हवा की बात कर ली। स्रोत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र करता है। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? आकाश देखिए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसका काम है दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों या आजकल कहें तो ड्रोनों से हमारे महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों, शहरों या औद्योगिक केंद्रों की रक्षा करना। सामग्री इसे भारत के बहुस्तरीय हवाई रक्षा कवच मतलब मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बताती है। यानी उन कई रक्षा प्रणालियों में से एक है जो मिलकर हमारे आसमान को सुरक्षित रखती हैं, और ये भी स्वदेशी रूप से विकसित है। और फिर स्रोत एक बिल्कुल अलग ही क्षेत्र की बात करता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण, एसैट टेस्ट। ये तो पारंपरिक हथियारों से काफी अलग है। इसकी क्या अहमियत बताई गई है? बिल्कुल अलग। स्रोत 2019 के मिशन शक्ति का जिक्र करता है। इसमें भारत ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट या लियो में घूम रहे एक सैटेलाइट को मार गिराया था। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, वही मैं सोच रहा था। देखिए, आज के दौर में सैटेलाइट कितने जरूरी हैं। संचार, निगरानी, जासूसी, नेविगेशन, सब कुछ सैटेलाइट पर निर्भर करता जा रहा है। तो अंतरिक्ष हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पृथ्वी की निचली कक्षा, LEO, ये क्या होता है? थोड़ा और बताएंगी? LEO यानी पृथ्वी की सतह से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर का अंतरिक्ष का क्षेत्र। ज्यादातर इमेजिंग सैटेलाइट, जासूसी उपग्रह और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी वहीं मौजूद है। तो इस क्षमता का प्रदर्शन करके, जैसा स्रोत बताता है, भारत ने ये दिखाया कि वो अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट से पैदा होने वाले किसी भी खतरे को वो बेअसर कर सकता है। इस परीक्षण ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बना दिया जिसके पास ये क्षमता है। तो जमीन, हवा और अब अंतरिक्ष भी, बाप रे। स्रोत के अनुसार ये तो एक जबरदस्त विस्तार है DRDO की क्षमताओं का। इन सब का भारत की रक्षा स्थिति के लिए क्या मतलब निकलता है? सिर्फ अलग अलग हथियार जमा करना या कुछ और भी? नहीं, इसका मतलब सिर्फ अलग अलग हथियार बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक व्यापक, एक मल्टी डायमेंशनल रक्षा क्षमता का विकास करना, और वो भी ज्यादातर स्वदेशी। जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करता है, ये विदेशी सप्लायर्स पर हमारी निर्भरता कम करता है। ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है क्योंकि देश का पैसा देश में ही रहता है, और सामरिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई बाहरी देश तकनीक रोककर हम पर दबाव नहीं बना सकता। ये सीधे तौर पर आत्मनिर्भरता और सामरिक स्वायत्तता के उन मूल उद्देश्यों से जुड़ा है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। हाँ, ये बात सही है। ये एक पूरी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश लगती है। सिर्फ रिसर्च नहीं, बल्कि डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और फिर उत्पादन तक सब कुछ। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक जटिल इकोसिस्टम है। सामग्री बताती है कि DRDO इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करता। ये भारतीय सेनाओं जो इसके उपयोग करता है, सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन इकाइयां जैसे HAL, BDL, निजी उद्योग और अकादमिक संस्थानों, सबके साथ मिलकर काम करता है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब देश के भीतर ही ये पूरा चक्र सफलतापूर्वक चले। स्रोत ये भी कहता है कि DRDO रुका हुआ नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है। आज इसका कार्यक्षेत्र कितना फैला हुआ है? हाँ, आज की तस्वीर अगर देखें तो सामग्री बताती है कि पूरे भारत में DRDO की 50 से ज्यादा प्रयोगशालाएं हैं, लैब्स। ये संख्या अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि संगठन का विस्तार कितना हुआ है। सोचिए,
1958 में कुछ गिने चुने संस्थानों को मिलाकर शुरुआत हुई थी और आज ये एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। इसमें हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं। और ये प्रयोगशालाएं ज़ाहिर है अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती होंगी, सिर्फ पारंपरिक हथियार नहीं। बिल्कुल, स्रोत कई क्षेत्रों का उल्लेख करता है। वैमानिकी, अस्त्र शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक वाहन, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम्स, मिसाइल, नौसैनिक प्रणाली, नेवल सिस्टम्स, उन्नत कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और यहाँ तक कि जीवन विज्ञान, लाइफ साइंसेज और साइबर प्रौद्योगिकियाँ, साइबर टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। ये विविधीकरण, ये डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है कि DRDO भविष्य की चुनौतियों को समझ रहा है। साइबर प्रौद्योगिकियों का उल्लेख ये तो आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक लगता है। स्रोत इस पर क्या कहता है? कुछ खास? सामग्री का साइबर टेक्नोलॉजीज का उल्लेख करना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि DRDO समझता है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ जमीन, हवा या समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। वो डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जाएगा। साइबर युद्ध जिसमें दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना, जरूरी डेटा चुराना या नष्ट करना या फिर महत्वपूर्ण सेवाओं को बाधित करना, ये सब शामिल है। ये आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अपने संचार नेटवर्क, अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाने की तकनीक विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है। तो DRDO का इस क्षेत्र में काम करना भविष्य की तैयारी का एक साफ संकेत है। तो इसका मतलब है कि आत्मनिर्भर भारत का जो मूल मंत्र था वो आज भी उतना ही मजबूती से कायम है, बल्कि शायद उसका दायरा और बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी बात की पुष्टि करता है। DRDO का काम सीधे तौर पर विदेशी रक्षा आयात को कम करने और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने से जुड़ा है। और हाल के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने तो इस पर और भी ज्यादा जोर दिया है। अब कोशिश सिर्फ तकनीक विकसित करने की नहीं है, बल्कि भारतीय उद्योगों को इस तकनीक के उत्पादन में बड़े पैमाने पर शामिल करने की भी है, ताकि एक मजबूत स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार बन सके। इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो DRDO का भारत के लिए क्या महत्व है, जैसा कि स्रोत से पता चलता है? बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत DRDO को भारत की तकनीकी शक्ति, उसके इनोवेशन और उसकी सामरिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पेश करता है। ये सिर्फ एक रक्षा अनुसंधान संगठन नहीं है, बल्कि ये भारत की उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा है जहां वो दुनिया में एक प्रमुख तकनीकी और सैन्य शक्ति बनना चाहता है, और वो भी अपनी शर्तों पर, बिना किसी बाहरी निर्भरता के। स्रोत के आखिरी में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि DRDO सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं है, नॉट जस्ट अबाउट वेपन्स। ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे स्रोत छूता है। इसका मतलब है कि DRDO का योगदान सिर्फ मिसाइलें, टैंक या विमान बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये देश में वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और विकास यानी R&D की संस्कृति को बढ़ावा देता है। जब DRDO कोई जटिल तकनीक विकसित करता है तो उससे जुड़े कई छोटे बड़े उद्योग पनपते हैं, नई नौकरियां पैदा होती हैं और इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार होती है। अच्छा, तो ये एक तरह से राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी क्षमता का प्रतीक भी है। निश्चित रूप से स्रोत इसे इसी नजरिए से देखता है, राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी प्रगति का प्रतीक। DRDO की सफलताएं, चाहे वो मिसाइल कार्यक्रम हो या तेजस विमान, ये सिर्फ सैन्य जीते नहीं है, ये भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता का प्रमाण है, सबूत है। ये युवाओं को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा एक और पहलू है जिसे स्पिन ऑफ कहते हैं, या नागरिक अनुप्रयोग। स्पिन ऑफ्स वो क्या होता है? मतलब रक्षा के लिए विकसित की गई तकनीक का आम नागरिकों के जीवन में इस्तेमाल होना। उदाहरण के लिए DRDO ने जो मजबूत लेकिन हल्के वजन के कंपोजिट मटेरियल मिसाइलों या विमानों के लिए बनाए, उनका इस्तेमाल कृत्रिम अंग बनाने में हुआ, जैसे जयपुर फुट का हल्का संस्करण। या फिर मान लीजिए अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए सैनिकों के कपड़े बनाने की तकनीक का इस्तेमाल पर्वतारोही या आम लोगों के लिए भी किया जा सकता है। बायो टॉयलेट्स है, जल शोधन की तकनीकें हैं, खाद्य संरक्षण की तकनीक। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां DRDO की रिसर्च का फायदा आम आदमी तक पहुंचा है।
तो इसका प्रभाव रक्षा क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। तो हमने आज डीआरडीओ की स्थापना के पीछे की सोच, यानी वो आत्मनिर्भरता और सामरिक स्वायत्ता वाली बात, उससे शुरुआत की। फिर हमने अग्नि, पृथ्वी, तेजस, अर्थुन, आकाश और मिशन शक्ति जैसी कुछ प्रमुख उपलब्धियों को देखा जो इस सोच को हकीकत में बदलने के उदाहरण हैं। हमने ये भी समझा कि आज डीआरडीओ 50 से ज्यादा प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के साथ साइबर स्पेस जैसे नए क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। और अंत में हमने देखा कि इसका महत्व सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नवाचार, राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी प्रगति का भी प्रतीक है। बिल्कुल। सामग्री डीआरडीओ को भारत की रक्षा क्षमताओं और तकनीकी स्वतंत्रता की पूरी यात्रा में एक केंद्रीय किरदार के रूप में चित्रित करती है। ये केवल हार्डवेयर बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय नवाचार का एक ऐसा इंजन है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत पहचान दी है। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, खासकर जब हम भविष्य की ओर देखते हैं। अंतिम विचारणीय बिंदु देखिए, स्रोत डीआरडीओ के आत्मनिर्भरता पर जोर और साइबर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उसकी सक्रियता को रेखांकित करता है ना? इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य की अनजान चुनौतियों का सामना करने के लिए, चाहे वो भू-राजनीतिक हों या तकनीकी हों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर पूरी तरह से अप्रत्याशित हों, आने वाले दशकों में भारत के रक्षा अनुसंधान को किस तरह और विकसित होने की जरूरत पड़ सकती है? क्या मौजूदा क्षेत्रों में और गहराई तक जाना काफी होगा, या हमें अनुसंधान के लिए पूरी तरह से नए रास्ते और शायद नए मॉडल भी अपनाने होंगे? सोचने वाली बात है।